लेट अक्टूबर 2002 की दोपहर की धूप हरियाणा के अंबाला में एक मामूली 2 बेडरूम क्वार्टर के मोज़ेक फर्श पर लंबी एम्बर परछाइयां डाल रही थी। बाहर दुनिया स्मॉल टाउन इंडिया के प्रेडिक्टेबल रिदम में चल रही थी। दूर किसी आइसक्रीम सेलर के ब्रास बेल्स बेल की छनछनाहट, सड़क के धूप वाले पैचेस की रखवाली करते पड़ोस के कुत्तों का भौंकना और 2 हाउसेस दूर से आती प्रेशर कुकर की दबी हुई सीटी। अंदर 17 ईयर ओल्ड राहुल एक लेमिनेटेड स्टडी टेबल पर बैठा था, जिस पर मुड़े हुए पन्नों वाली टेक्स्ट बुक्स का ढेर लगा था, जैसे H.C. वर्मा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, मोटे रबर बैंड्स से बंधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स और आने वाले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के आधे भरे हुए रजिस्टर्स। बगल वाले कमरे में उसकी 12 ईयर ओल्ड बहन मेघा एक फोल्डिंग स्टील चेयर पर बैठी थी और प्लास्टिक रूलर से अपनी होमवर्क नोटबुक में बड़े ध्यान से मार्जिन लाइंस खींच रही थी। घर की हर चीज से ऑर्डर, रूटीन और फ्रुगैलिटी की खुशबू आती थी। उसमें उबले हुए सरसों के तेल, ताजा स्टार्च की हुई स्कूल यूनिफॉर्म्स और LPG स्टोव पर उबलती इलायची वाली चाय की हल्की मीठी महक आ रही थी, जहां उनकी मदर सुनीता दोपहर के रूटीन पर नजर बनाए रखी हुई थी। फिर वह आवाज आई। यह वह आवाज नहीं थी जो आमतौर पर वर्कडे के खत्म होने का अनाउंसमेंट करती थी। यूजली ठीक 6:15 PM पर एक मेटेलिक ब्लू बजाज चेतक स्कूटर की मेटेलिक गूंज गली में गूंजती थी। इंजन 2 टाइम्स रेव करता था, जो एक फैमिलियर सिग्नेचर था। इससे पहले कि स्पटर्ड खामोशी ये सिग्नल देती कि एक रीजनल पंप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सीनियर ड्राफ्ट्समैन सुरेश कुमार वापस आ चुके हैं। लेकिन आज दीवार पर लगी घड़ी, जो एक लोकल ज्वेल शॉप के लोगों वाली गोल टिक टिक करती हुई घड़ी थी, उसमें 2:20 PM बज रहे थे। गेट चरमराकर खुला। स्कूटर का इंजन अपने कैरेक्टरिस्टिक पार्टिंग रेव के बिना अचानक बंद हो गया। साइड स्टैंड बजरी पर एक कठोर घिसटने की आवाज के साथ स्क्रैप हुआ। राहुल ने फॉर्मूला के बीच में ही अपनी पेन रोक दी। मेघा ने अपनी नोटबुक से ऊपर देखा। हॉलवे के पार किचन की आवाज रुक गई। सुनीता के स्टील के चम्मच की कड़ाही पर घिसने की रिदमिक साउंड बीच में ही थम गई। सेक्शन ब्रेक। संकट की शांत दस्तक। सुरेश ने अपनी चाय के लिए आवाज नहीं लगाई। उन्होंने दरवाजे पर अपनी यूजुअल राहत की सांस के साथ अपने ब्लैक बाटा शूज के फीते नहीं खोले। वह धीरे से लिविंग रूम में आए, अपने पुराने ब्राउन कैनवास ऑफिस बैग को शोल्डर टांगडर पर टांगने के बजाय उसकी स्ट्रैप्स से पकड़े हुए। वह 46 ईयर्स के थे। एक ऐसे इंसान जिनका पूरा पोस्चर आमतौर पर एक सीधे डिसिप्लिन्ड प्राइड से डिफाइन होता था। एक ऐसे इंसान का पोस्चर जिसने खुद को सिर्फ अपनी एकेडमिक मेरिट के दम पर रूरल पॉवर्टी से बाहर निकाला था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा सिक्योर किया था और टाउन में एक शानदार लाइफ बनाई थी। आज उनके शोल्डर्स थोड़े अंदर की तरफ कर्व्ड थे, जैसे वह अपने ही घर में कम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हों। आप जल्दी वापस आ गए? सुनीता ने किचन से बाहर आते हुए पूछा, अपनी प्रिंटेड कॉटन साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए। उनकी आवाज में कोई एक्यूजिंग टोन नहीं थी, वह केयरफुली फ्लैट थी, उस क्वाइट पैनिक में सस्पेंडेड जो मिडिल क्लास विमेन का सेकेंड इंस्टिंक्ट बन जाती है। सुरेश ने अपना बैग वुडन सोफा पर रख दिया, जो एक स्टार्च्ड व्हाइट क्रोशिया स्लिपअकवर से कवर्ड था। वह हैवीली बैठ गए, अपनी एल्बोज को नीज पर टिकाकर, अपने हैंड्स कसकर पकड़े हुए। उनके नकल्स व्हाइट पड़ गए थे। यूनिट, उन्होंने क्वाइटली कहा। उनकी वॉइस रास्पी थी, जैसे उन्होंने आवर्स से किसी से बात न की हो। मैनेजमेंट ने आज हैवी ड्राफ्टिंग विंग क्लोज कर दी। वे दिल्ली से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाए। रीजनल ऑफिस से 3 इंजीनियर्स आज मॉर्निंग में प्री प्रिंटेड लेटर्स के साथ अराइव हुए। उन्होंने ऊपर नहीं देखा। उन्होंने हमें अपनी डेस्क क्लियर करने के लिए 2 आवर्स दिए। रूम में पूरी तरह साइलेंस छा गया। कोई ड्रामेटिक सिनेमैटिक साइलेंस नहीं, गैस्प्स या वीपिंग से भरा हो, बल्कि वह हैवी सफोकेटिंग साइलेंस जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स में तब होता है जब अनथिंकेबल स्ट्राइक करता है। राहुल अपने स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपना बॉल पॉइंट पेन इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों में झनझनाहट होने लगी थी। वह इतना बड़ा हो चुका था कि शब्दों को समझ सके, भले ही उसका दिमाग उन्हें अपनी रियलिटी से जोड़ने में स्ट्रगल कर रहा हो। जॉब लॉस्ट, यह फ्रेज उस घर में अजीब, लगभग अश्लील लगती थी, जहां एम्प्लॉयमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक परमानेंट मोरल स्टेटस माना जाता था। सुनीता चिल्लाई नहीं, वह रोई भी नहीं। उसकी जनरेशन की औरतें ट्रेजेडी पर इस तरह रिएक्ट नहीं करती थीं। इसके बजाय उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका माइंड तुरंत उस इनविजिबल लेजर पर शिफ्ट हो गया जो वह अपने दिमाग में मेंटेन करती थी। 1 तारीख को दिया जाने वाला मिल्क बिल
5 तारीख को कैश कलेक्ट करने वाला न्यूज़पेपर वेंडर महीने के एंड तक ड्यू राहुल के एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस और मंदिर के कैलेंडर के पीछे लिखी मंथली ग्रोसरी लिस्ट। क्या उन्होंने इस मंथ की सैलरी पे की? उसने पास की चेयर के कोने पर बैठते हुए सॉफ्टली पूछा। उन्होंने 2 मंथ्स की बेसिक पे का चेक दिया है, सुरेश ने अपनी शर्ट की पॉकेट में हाथ डालते हुए और एक फोल्डेड व्हाइट पेपर निकालते हुए रिप्लाई किया। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था, बस इतना कि राहुल नोटिस कर सके। उन्होंने इसे सेवरेंस कहा। उन्होंने कहा कि यह स्टैंडर्ड कंपनी पॉलिसी थी। 2 मंथ्स की बेसिक पे, कोई मेडिकल इंश्योरेंस कंटिन्यूएशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। सेक्शन ब्रेक, पेपर्स और प्रोमिसेस से बना किला। उस दोपहर के वेट को समझने के लिए मिलेनियम की शुरुआत में एग्जिस्ट करने वाले इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम की एनाटॉमी को समझना होगा। सुरेश कुमार कोई लापरवाह इंसान नहीं थे। वह हर सोसाइटल मीट्रिक के हिसाब से समझदारी की एक मिसाल थे। वह ड्रिंक नहीं करते थे, वह गैम्बल नहीं करते थे, और वह क्रेडिट कार्ड्स को उसी डीप मोरल शक की निगाह से देखते थे जो आमतौर पर क्रिमिनल एंटरप्राइजेज के लिए रिजर्व होती है। वह हार्डवर्क, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी और इंडियन नेशन बिल्डिंग के अनशेकेबल प्रॉमिस में बिलीव करते थे। हार्डवर्क करो, अपनी अर्निंग से कम स्पेंड करो, अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करो और फ्यूचर खुद ब खुद अपना ध्यान रख लेगा। उनका फाइनेंशियल यूनिवर्स बहुत ही मेहनत से इंट बाय इंट वाले डिसिप्लिन के साथ बनाया गया था। द सेक्रेड फिक्स्ड डिपॉजिट। हर साल दिवाली पर अपना छोटा सा फेस्टिवल बोनस मिलते ही सुरेश सीधे स्टेशन रोड वाली सिंडिकेट बैंक ब्रांच चले जाते थे। वह पैसे को 3 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट में लॉक कर देते थे और बैंक मैनेजर की वायलेट स्टैंप वाली सलीके से टाइप की हुई रसीद देखकर उन्हें बहुत सुकून मिलता था। द इंश्योरेंस मैंडेट। शर्मा जी, जो एक भरोसेमंद पड़ोसी थे और साइड में पॉलिसियां बेचते थे, उनके कहने पर सुरेश ने 2 ट्रेडिशनल एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदे थे। वे उनकी एनुअल सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा ले लेते थे, जिससे केवल 4 to 5% का मामूली रिटर्न मिलता था। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जब राहुल 21 का हो जाएगा तो एक मुश्तल लंपसम अमाउंट मिलेगा। सुरेश के लिए वे पॉलिसियां सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थीं, वे स्टैंप पेपर पर लिखे पवित्र वादे थे। द कैश रिजर्वॉय। हरी स्टील की गोदरेज अलमारी के सबसे निचले शेल्फ में सलीके से फोल्ड की हुई सिल्क साड़ियों के नीचे एक छोटा टीन का बॉक्स रखा था। उसमें सुनीता इमरजेंसी कैश रखती थी, 100 रुपी नोट्स, जिन्हें बहुत सलीके से सीधा करके रखा गया था, जिन्हें रोज की सब्जियों, बिजली के बिलों और टेलरिंग के खर्चों में छोटी मोटी बचत करके जोड़ा गया था। द अल्टीमेट एसेट। टाउन के धूल भरे बाहरी इलाके में 150 स्क्वायर यार्ड का एक लैंड प्लॉट, जिसे 1 डिकेड पहले अपनी सेविंग्स के 1-1 रुपये और एक रिलेटिव से लिए गए हाई इंटरेस्ट लोन से खरीदा गया था। इससे कोई यील्ड या इनकम जनरेट नहीं होती थी और इसे किसी बड़े डिस्काउंट के बिना जल्दी बेचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन यह प्रॉपर्टी थी मिडिल क्लास सिक्योरिटी का होली ग्रेल। सुरेश ने प्लेबुक को बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। उन्होंने अपने पेरेंट्स, टीचर्स, बड़ों और सोसाइटी द्वारा दी गई हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था। उन्होंने अपने आराम का सेक्रीफाइस किया, 4 इयर्स तक वही ब्राउन लेदर शूज पहने, अपना छाता खुद रिपेयर किया और हर लग्जरी को छोड़ दिया ताकि उनकी फैमिली सॉलिड ग्राउंड पर खड़ी रह सके। फिर भी एक गर्म ट्यूसडे की दोपहर को उस लकड़ी के सोफे पर बैठे हुए वह सॉलिड ग्राउंड हवा में डिसॉल्व हो गया। द स्टील अलमीरा एंड द वेट ऑफ मैथ। बाद में उस शाम सूरज ढलने और धूल भरी गली में स्ट्रीट लाइट्स जलने के बाद उनकी सिचुएशन की असली सच्चाई धीरे धीरे दिल तोड़ने वाले कदमों में सामने आने लगी। सुनीता बेडरूम में गई और अपनी साड़ी के नेफे से पीतल की निकाली। उसने उसे लंबी ऑलिव ग्रीन गोदरेज अलमीरा के कीहोल में डाला। लॉक एक भारी डबल मेटेलिक क्लैक के साथ घूमा जो शांत घर में गूंज उठा। राहुल आधे खुले दरवाजे से चुपचाप देखता रहा। उसकी मां ने बॉटम शेल्फ के पीछे हाथ डाला, कॉटन की बेडशीट्स और फैमिली फोटोग्राफ एल्बम्स के पार, और अपने टिन कैश बॉक्स के साथ पुरानी नीली स्टील पासबुक्स निकाली। वह बेड के किनारे पर बैठी और प्रिंटेड बेडशीट पर पेपर्स फैला दिए। सुरेश भी उनके साथ आ गए। वे दोनों दबी हुई आवाज में फुसफुसाकर बात करने लगे, वही गंभीर टोन जो फैमिली इमरजेंसी के लिए होती है। हमारे सेविंग्स अकाउंट में 18,000 रुपीज हैं, सुरेश ने अपने रीडिंग ग्लासेस एडजस्ट करते हुए धीरे से कहा। 50,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट अगले साल अगस्त में मैच्योर होगी। अगर हम इसे समय से पहले तोड़ते हैं तो बैंक पेनल्टी डिडक्ट करेगा। अगले क्वार्टर के लिए राहुल की कोचिंग फी कितनी है? सुनीता ने पूछा। उनकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उनके हाथ बार बार दुपट्टा एडजस्ट कर रहे थे। 12,000। 31 को ड्यू है और साल का LIC प्रीमियम 7,500।
अगले महीने ड्यू है। मैथ बहुत सिंपल, कठोर और कोल्ड था। जब आप घर में मौजूद इमीडिएट लिक्विड कैश, बैंक बैलेंस, टिन बॉक्स और 2 मंथ के सेवरेंस चेक को जोड़ते हैं तो फैमिली के पास अपनी करंट लाइफस्टाइल को ठीक 4 मंथ्स तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैपिटल था। अगर सुरेश को ऐसे मार्केट में दूसरी जॉब नहीं मिलती जो मैनुअल ड्राफ्टिंग पोजीशंस को तेजी से ऑटोमेट कर रहा था, तो उनकी दशकों की समझदारी भरी सेविंग्स गर्म लोहे की प्लेट पर पानी की तरह भाप बनकर उड़ जाएगी। राहुल को सबसे ज्यादा इस बात ने नहीं झटका दिया कि खाना खत्म हो जाएगा, बल्कि इस अचानक और खौफनाक एहसास ने डराया कि सब कुछ कितना कमजोर था। उनकी पूरी जिंदगी बिल्कुल स्टेबल होने के एक भ्रम पर टिकी थी। उन्हें लगता था कि उनका घर कड़ी मेहनत, अनुशासन और मिडिल क्लास इजरत से बना एक ऐसा किला है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने अपनी मां को टिन के डिब्बे से 50 रुपये के नोट गिनते देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो किला तो कार्डबोर्ड का बना था। पूरे स्ट्रक्चर को बर्बादी की कगार पर लाने के लिए सिर्फ एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग लेटर और 200 मील दूर किसी शहर में आए एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की जरूरत पड़ी। सेक्शन ब्रेक, द डिग्निटी ऑफ द मिडिल क्लास। आने वाले दिनों में कोई पब्लिक ड्रामा नहीं हुआ। अगली सुबह सुरेश अपने यूजुअल सेम 6 AM पर उठे। उन्होंने शेव किया, अपनी साफ आयरन की हुई ट्राउजर्स और लाइट ब्लू बटन डाउन शर्ट पहनी और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। सुनीता ने उन्हें उसी शांत केयर के साथ गर्म पराठे सर्व किए जैसा वो 20 ईयर्स से करती आ रही थीं। वो स्कूटर से फैक्ट्री नहीं गए। इसकी बजाय उन्होंने अपना कैनवस बैग लिया, लोकल बस स्टॉप तक वॉक किया और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के छोटे वर्कशॉप्स, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के चक्कर लगाने की वो ह्यूमिलिएटिंग और थका देने वाली शुरुआत की, ये पूछते हुए कि क्या किसी को एक एक्सपीरियंस्ड ड्राफ्ट्समैन की जरूरत है। हर शाम वो धूल भरे शूज और एक थकी हुई स्माइल के साथ घर लौटते और बैठकर राहुल से उसकी फिजिक्स प्रॉब्लम्स या मेघा से उसके सोशल स्टीज प्रोजेक्ट के बारे में पूछते। उन्होंने अपना ये बोझ बहुत डिग्निटी के साथ उठाया। उन्होंने अपने बच्चों को गरीबी का एहसास नहीं होने दिया और जॉब मार्केट में अचानक अपनी वैल्यू कम होने की वजह से उनके एम्बिशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। बाहर की दुनिया के लिए कुछ भी नहीं बदला था। पड़ोसियों को अभी भी बरामदे में चेतक पार्क हुआ दिखता था। न्यूज़पेपर अभी भी हर सुबह डिलीवर होता था। मिल्कमैन अभी भी गेट पर स्टील के जग को भरता था। लेकिन उस घर के बंद दरवाजों के पीछे इमोशनल कीमत बहुत दर्दनाक थी। सुरेश ने कम सोना शुरू कर दिया। रात में अंधेरे लिविंग रूम में बैठकर खिड़की से शांत सड़क को घंटों घूरते रहते। अगले 3 मंथ्स में उनकी कनपटी के पास के बाल काफी सफेद हो गए। सुनीता ने अपने घर के बजट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूध की खपत कम की, राशन को किसी तरह लंबा चलाया और चुपचाप अपने खुद के डेंटल चेकअप्स टाल दिए। आखिरकार एक पुराने कलीग के जरिए सुरेश को एक छोटी फर्म में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल गई। ये उनकी पुरानी सैलरी से 40% कम पे करती थी। इसमें 0 सिक्योरिटी थी और पब्लिक बस से दोनों तरफ 2 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इसे गहरी ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसने फैमिली को संभाले रखा, राहुल को अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठने का मौका दिया और पड़ोस की नजरों में उनकी डिग्निटी बचाए रखी। सेक्शन ब्रेक, द फ्लॉ इन द स्क्रिप्ट। सुरेश कुमार की फैमिली की कहानी कोई फेलियर की कहानी नहीं है। ये एक बहुत गहरी रेजिलियंस की कहानी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फंडामेंटल सिस्टमिक वहम की कहानी है। सुरेश अपनी फैमिली को संभालने में फेल नहीं हुए, बल्कि जो फाइनेंशियल प्लेबुक उन्हें थमाई गई थी वो फेल हो गई। पीढ़ियों से इंडियन मिडिल क्लास एक अनलिखे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करता आया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था एकेडमिक एक्सीलेंस यानी मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी यानी किसी रिप्यूटेड कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेबल जॉब हासिल करो, फ्रूगल लिविंग यानी कर्ज से बचो, संभल कर खर्च करो और सिंपल लाइफ जियो, गारंटीड सेफ्टी यानी सेफ और ट्रेडिशनल तरीकों में पैसे सेव करो जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, गोल्ड और एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यह स्क्रिप्ट उस जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर गई जो मिड 20th सेंचुरी में बड़ी हुई, एक हेवीली रेगुलेटेड, स्लो मूविंग, स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी के अंदर, जहां जॉब्स लाइफ टाइम के लिए होती थीं और लाइफ एक प्रेडिक्टेबल स्पीड से चलती थी। लेकिन जब 1990s और 2000s में इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन, मार्केट वोलाटिलिटी और रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के लिए अपने दरवाजे खोले तो पुराने रूल्स डेंजरसली ऑब्सोलीट हो गए। फिर भी किसी ने मिडिल क्लास को इन्फॉर्म नहीं किया। सुरेश की स्टोरी जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज दिखाती है, उन पर विचार करें। सिंगल लीनियर इनकम का इल्यूजन।
सुरेश पूरी तरह से अपनी मंथली सैलरी यानी सिर्फ वन रेवेन्यू स्ट्रीम पर डिपेंडेंट था। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के इस एरा में इनकम के केवल वन सोर्स पर डिपेंड रहना वन लेग्ड स्टूल पर बैठने के जैसा फाइनेंशियल इक्विवेलेंट है। जब वह लेग टूटता है तो पूरा स्ट्रक्चर क्रैश हो जाता है, चाहे उस पर बैठा इंसान कितना भी मोरली अपराइट या हार्डवर्किंग क्यों न हो। सेफ लो यील्ड एसेट्स का ट्रैप। जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर सुरेश अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट करता था, वे असल में उसकी वेल्थ को खत्म कर रहे थे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ट्रेडिशनल एंडोवमेंट पॉलिसीज, रियल मिडिल क्लास इन्फ्लेशन जिसमें हेल्थ केयर और प्राइवेट एजुकेशन की आसमान छूती कॉस्ट शामिल है, उसको कैलकुलेट करने के बाद नियर जीरो या नेगेटिव रियल रिटर्न दे रही थीं। वह अपनी पूरी लाइफ की कमाई को ऐसी बाल्टियों में स्टोर कर रहा था जिनमें इनविजिबल और स्लो लीक्स थे, वेल्थ के रूप में छिपी इलिक्विडिटी। सुरेश ने अपनी नेट वर्थ का एक मैसिव पोर्शन जमीन के एक प्लॉट में लॉक किया था। पेपर पर वह बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक था, लेकिन रियलिटी में जब उसकी फैमिली ने एक एक्यूट कैश फ्लो क्राइसिस फेस किया तो वह लैंड पूरी तरह से यूजलेस साबित हुई। आप बच्चे की एंट्रेंस एग्जाम फीस पे करने या मंथली ग्रोसरीज खरीदने के लिए जमीन का एक स्क्वायर फीट टुकड़ा तोड़कर नहीं दे सकते। फाइनेंशियल रिस्क लिटरेसी की कंप्लीट एब्सेंस। सुरेश को रिस्क से डरना तो सिखाया गया था, लेकिन उसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि इसे मैनेज कैसे करें। उसके लिए स्टॉक मार्केट एक कैसीनो था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डेंजरस गैम्बल्स थे, और रियल रिस्क का मतलब था बैंक एफडीज की सेफ बाउंड्रीज से बाहर कदम रखना। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कैलकुलेटेड फाइनेंशियल रिस्क से बचकर वह अनजाने में अल्टीमेट कैटास्ट्रॉफिक रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा था, यानी अपनी फैमिली को किसी भी सिंगल अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर देना। सेक्शन ब्रेक। एक देश का आईना। अगर आप भारत में कहीं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं, चाहे अंबाला की शांत गलियों में, बेलगाम के बिजी हाउसिंग बोर्ड्स में, आसनसोल के रेलवे क्वार्टर्स में या मदुरै के रेसिडेंशियल सबर्ब्स में, तो ये कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। यह करोड़ों भारतीय घरों की कहानी है। यह उन पिताओं की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ अगली फीस डेडलाइन की चिंता में बिता दी, अपने घर का अकेला फाइनेंशियल पिलर होने का शांत और भारी बोझ उठाते हुए। यह उन माताओं की कहानी है जिन्होंने होम मैनेजमेंट को फाइनेंशियल सर्वाइवल के एक हीरोइक काम में बदल दिया, अपने शांत सैक्रिफाइस से एक एक रुपये को खींच खींच कर चलाया। यह उन बच्चों की कहानी है जो अपने लिविंग रूम्स की हवा में एक इनविजिबल और दम घुंटने वाली फाइनेंशियल एंग्जाइटी को महसूस करते हुए बड़े हुए, भले ही उनके पेरेंट्स ने इसे उनसे छिपाने की पूरी कोशिश की हो। इस फैमिली ने समाज के रूल्स के मुताबिक सब कुछ सही किया। उन्होंने कोई फैंसी कार्स नहीं खरीदी, उन्होंने कोई महंगे वैकेशंस नहीं लिए, उन्होंने न तो डिजाइनर कपड़े खरीदे और न ही महंगे रेस्तरां में खाना खाया। वे बहुत संयम, हाई मोरल इंटीग्रिटी और अपने बच्चों के लिए गहरे प्यार के साथ रहे। और फिर भी स्क्रिप्ट को पूरी तरह फॉलो करने के बावजूद वे हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस से सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट दूर थे। एक अचानक हुआ ले ऑफ, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो बेसिक इंश्योरेंस में कवर नहीं थी, बिजनेस में लंबा डाउन टाइम, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में अचानक आया शिफ्ट। यही इंडियन मिडिल क्लास की एक शांत ट्रेजेडी है। हमें हार्ड वर्क और एकेडमिक एफर्ट से रोजी रोटी कमाना तो सिखाया गया, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि रियल वर्ल्ड में पैसा असल में काम कैसे करता है। हमें ऐसे फाइनेंशियल सोल्जर्स के रूप में बड़ा किया गया जिन्हें 1970s की बनी लकड़ी की डालों और प्लास्टिक की तलवारों से लैस करके एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक बैटलफील्ड में भेज दिया गया। अपनी फैमिली की जर्नी के बारे में सोचने के लिए एक मोमेंट निकालिए। बंद बेडरूम के दरवाजों के पीछे की दबी हुई कन्वर्सेशंस, बड़े एनुअल एक्सपेंसेस के साथ आने वाली एंग्जाइटी, सिंगल इनकम पर डिपेंडेंस और ट्रेडिशनल बैंक एफडी और एंडोमेंट प्लान्स पर रखे गए पूरे ट्रस्ट के बारे में सोचिए। यह स्टोरी आपकी हो सकती है, यह आपके नेबर की हो सकती है, यह निश्चित रूप से इंडिया की है। सेक्शन ब्रेक। वल्नरेबिलिटी के इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ का सामना करना होगा। जिस इग्नोरेंस ने सुरेश जैसी फैमिलीज को एक्सपोर्ड छोड़ दिया, वह कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक ऐसे एजुकेशनल और सोशल आर्किटेक्चर का नेचुरल रिजल्ट था जिसने हमें जानबूझकर ओबेडिएंट वर्कर्स बनने के लिए तैयार किया, जबकि वेल्थ के बारे में पूरी तरह इलिटरेट छोड़ दिया। यह समझने के लिए कि सुरेश कुमार जैसा डिसिप्लिन्ड इंसान ओवरनाइट फाइनेंशियली स्ट्रैंडेड कैसे हो गया, हमें उस सिस्टम के बारे में एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना होगा जिसने हमें बड़ा किया। एक ऐसा रियलाइजेशन जो हमें सीधे 1.2 व्हाई योर स्कूल नेवर हैड अ मनी क्लास पर लाता है।